सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे गणित विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए, तो दोस्तों इसी क्रम में आज से ही हम आपके सभी चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और उन पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, हर एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उस पे आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। एक चैप्टर में जिस जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और कोई कसर दोस्तों हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अपना 110% देने वाले हैं। जो भी समय हमें मिला है उस समय का हम भरपूर उपयोग करेंगे और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इस बार 25 में 25 करके आप लोग को आना ही है। पिछली बार भी आप लोग 25 में 25 करके आए हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोगों को अभी भी डर है। उनके मन में ये है कि अभी भी मैथ से उनको थोड़ा डर लग रहा है, उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो दोस्तों वह साथी बने रहें और वो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बेसिक से बताने वाला हूं, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, गणित में जो पहला चैप्टर है आपका वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ मतलब कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं पे आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो सरल है दोस्तों, नाम से आप मत डरिए। आप एक एक चीज को मैं तोड़ के बताने वाला हूं क्या होती हैं चीजें। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं लघुत्तम समापवर्त पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद महत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त में आपको क्या क्या जानना है, आप एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब लघुत्तम समापवर्त में दोस्तों 3 चीजें हैं, इसको आप तोड़ के समझिए। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और समापवर्त में 2 चीजें हैं, समान और अपवर्त्य। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपवर्त को समझिए, फिर समान अपवर्त समझिए, फिर लघुत्तम समापवर्त क्या होता है यह पूरा आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपवर्त्य को समझने की। तो अपवर्त्य क्या होता है दोस्तों? अपवर्त्य होता है गुणज, इसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड दोस्तों इंग्लिश मीडियम का है उनसे मेरा निवेदन है कि जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको आप सीखते चलिए, क्योंकि डीएलएड का जो पेपर है वह आपको हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी के शब्दों को सीखते चलिएगा तो लास्ट में आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपवर्त्य जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, वह क्या होता है दोस्तों? कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है उसे आप प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दीजिए 1 2 3 4 से, तो उस संख्या के मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 लिखा है तो 2 में आप प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दीजिए 1 2 3 4 5 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 4 6 8। एक तरीके से आप सोचिए कि उस संख्या का हम पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी प्रकार 4 के अगर आपको अपवर्त्य लिखना है तो 4 8 12 16 20 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 8 के अपवर्त्य क्या होंगे? 8 के अपवर्त्य 8 16 24 32 इस प्रकार से होंगे। तो अपवर्त्य दोस्तों गुणज तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक है। किसी भी संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देते हैं तो वही उसके अपवर्त्य होते हैं। ठीक है, तो अपवर्त्य आप समझ गए दोस्तों। अब समापवर्त्य क्या होता है? समापवर्त्य होता है दोस्तों कॉमन मल्टीपल, मतलब कि समान अपवर्त्य। अगर कुछ संख्याएं दोस्तों आपको जैसे 2 और 4 दी गई हैं, तो इसमें जब आप देखेंगे कि कौन कौन से अपवर्त्य कॉमन हैं, समान हैं, ऐसे कौन से अपवर्त्य हैं जो 2 और 4 दोनों में उपस्थित हैं, दोनों में कॉमन हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों 2 का अपवर्त्य 4 है और 4 जो है वह 4 का भी अपवर्त्य। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं 4 जो है वह दोनों के अपवर्त्य में आ रहा है, 2 के भी अपवर्त्य में आ रहा है और 4 के भी अपवर्त्य में आ रहा है। इसी प्रकार आप 8 को देखेंगे तो 8 जो है वह 2 के अपवर्त्य में आ रहा है और
4 के भी अपवर्त्य में आ रहा है। इसी प्रकार आप देखिए जो 12 है वह 2 के भी अपवर्त्य में है और 4 के भी अपवर्त्य में है। और इसी प्रकार आप देखेंगे 16 जो है वह 2 के अपवर्त्य में है और 4 के भी अपवर्त्य में है। ठीक है, ये दो संख्याएं जब केवल 2 और 4 दी हो तब की बात मैं कर रहा हूं, और अगर आपको दोस्तों तीन संख्याएं 2, 4 और 8 दी हो तब हम लोग देखते हैं इन तीनों संख्याओं में कॉमन अपवर्त्य क्या है। तब आपको दोस्तों 8 मिलेगा। देखिए 8 हर जगह मिलेगा, 8 तीनों में मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो 16 तीनों जगह आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 8, 16 और इसी प्रकार आपको दोस्तों 24, 32 यह सभी तीनों में मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2, 4, 8 का समापवर्त्य क्या होगा। 2, 4, 8 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, 8, 16, 32, 40, 48 इस प्रकार से 2, 4, 8 के समापवर्त्य होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे आप लिख सकते हैं और आप देखेंगे कि संख्याओं के जो कॉमन मल्टीपल हैं, समापवर्त्य हैं, वह बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब समापवर्त्य दोस्तों आप समझ गए और लघुत्तम समापवर्त्य आप समझिए। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, सबसे छोटा समापवर्त्य। तो यहाँ पे समापवर्त्य तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 8। ठीक है, अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं संख्याओं के, दी गई संख्याओं के, उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, सबसे छोटा गुणज जो होता है, उसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों आप लघुत्तम समापवर्त्य की जो परिभाषा समझ सकते हैं, वह लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा क्या हो जाएगी। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों 2, 4, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 8 है। तो यह जो दी गई संख्याएं हैं 2, 4 और 8, इन सभी से विभाजित हो रहा है और सबसे छोटा है। विभाजित तो दोस्तों 2, 4, 8 से 16 भी होता है, 32 भी होता है, 40 भी होता है और 48 भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं 2, 4 और 8 से विभाजित होती हैं, लेकिन वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 4 और 8 इन तीनों से विभाजित होती है, तो वह संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है यह पूरा अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियां क्या होती हैं, वह कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो दोस्तों दो मेथड हैं जिनसे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा है भाग विधि या डिवीजन मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों मेथड को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो एक एक करके दोनों मेथड को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग जिन भी संख्याओं का हमें लासा लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होता है, उन संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे लिखते हैं दोस्तों, अब देखिए जैसे मान लेते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको लिखना है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए इस 15 को हम लोग 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा दोस्तों, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 3 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर देखते हैं ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया, जैसे ही यहाँ 1 आ गया तो यही इसका फैक्टर हो गया दोस्तों। 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वह 3 गुणे 5 हो गया, जो यहाँ पे आ रहा है वही इसका गुणनखंड हो गया, 3 गुणे 5। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। पहले हम संख्या को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं,
फिर 2 से अगर नहीं डिवाइड हो रही तो 3 से नहीं डिवाइड हो रही है तो 4 से नहीं हो रही तो 5 से। इस प्रकार क्रम रखते हैं और जो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों वही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस विधि में हम लोग पहले तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, पहले देखिए यहाँ पे हमने दी गई संख्याओं को लिख लिया एक तरफ और एक तरफ उनके अभाज्य गुणनखंड को हमने लिख लिया है। ठीक है, और इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग संख्याओं के घात के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे 2 संख्या आ रही है, संख्या 2 आ रही है और इस 2 संख्या का 3 बार गुणा हो रहा है तो हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो इसको हम लोग अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो संख्या 2 का 2 बार गुणा है तो 2 के घाते 2 हो जाएगा और 3 का 1 बार गुणा हो रहा है तो गुणे 3 के घाते 1। ठीक, और इसी प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1। अब लासा लिखते समय लघुत्तम समापवर्त यहाँ से कैसे निकालते हैं दोस्तों। अब इनका लघुत्तम समापवर्त जब हमें लिखना होगा दोस्तों तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्त लिखते समय यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, यही 3 विभिन्न संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं दोस्तों। तो अब हमें देखना है कि 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसीलिए हमने इसे घात के रूप में लिखा है ताकि कोई गलती ना हो और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे लिख भी लें। अब देखिए यहाँ पे हमने घात के रूप में लिखा है ताकि हम आसानी से देख पाए सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो 2 आपको दोस्तों तीनों जगह आप देखिए तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 3 है। तो हमें संख्या की सबसे बड़ी घात के रूप में लिखना है संख्या को। ठीक है, तो 2 के घाते 3 है सबसे बड़ी घात, तो इसी के रूप में इसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 के घाते 3 यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, 3। 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे देखिए आप 3 एक ही जगह आ रहा है और इसकी घात 1 है। ठीक है, तो गुणे 3 के घाते 1। फिर 5 देखेंगे तो 5 भी एक ही जगह आ रहा है और इसकी घात 1 है, तो गुणे 5 के घाते 1। इस प्रकार दोस्तों यह लासा लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, जितनी भी विभिन्न संख्याएं आ रही हैं उनका आप सबसे बड़ा घात खोजिए। जितनी भी संख्याओं का आपने अभाज्य गुणनखंड लिखा है उसमें उनका सबसे बड़ा घात आप लिख लीजिए, उनको गुणे के रूप में आप लिख लीजिए, उनका गुणा करा दीजिए, वही उसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 के घाते 3 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के घाते 3 8 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5 और फिर इनका आप गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120। आपको लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा दोस्तों 8, 12 और 20 का 120। मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित होती है वह संख्या है 120। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है कि अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग विधि। दूसरी विधि है लघुत्तम समापवर्त निकालने की, भाग विधि। तो यहाँ पे देखिए आप भाग विधि में कैसे हम लोग निकालते हैं। भाग विधि में दोस्तों हम लोग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। तो अभी दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया था 8, 12 और 20 का, तो यहाँ पर भी हम लोग वही ले लेते हैं 8, 12 और 20 का। देखिए डिवीजन मेथड में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीनों संख्याओं को पहले हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं 8, 12 और 20। इसी प्रकार हमने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं इन तीनों संख्याओं में से किसी में भी 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 2 से भाग जा रहा है, 8 में भी, 12 में, 20 में भी। किसी एक में भी भाग अगर जाता है दोस्तों तो हम भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से देना स्टार्ट करेंगे और 2 से चेक करेंगे किसी एक में भी भाग जा रहा है कि नहीं। किसी एक में भी जाएगा तो भी हम देंगे और सब में जा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तब तो देंगे ही। अब देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, 8 में देखिए भाग देंगे 2 से तो कितना बचेगा 4, और 12 में देंगे तो बचेगा 6, और 20 में देंगे तो बचेगा 10। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे यही चीज 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो जा रहा है तो देंगे भाग। अब देखिए 2, 3 और 5 बचेगा। अब देखिए फिर से चेक कर रहे हैं 2 से, तो 2 से भाग जा रहा है। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5।
अब 2 से चेक कर रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो अब भाग हम नहीं देंगे 2 से, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से, तो 3 से देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 से भाग जाएगा, तो अब यहाँ पे 1, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और यहाँ पे 5 इसी तरह लिख लेंगे जब इसमें भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर 5 से हम लोग भाग देंगे, 4 से क्योंकि नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, तो अब देखिए 1 1 1 हर जगह 1 हो गया, और इन संख्याओं का आपस में आप गुणा कर लीजिए, वही लासा हो जाएगा। लासा बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इनका गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 और 25 120। तो इस प्रकार भी दोस्तों 8 और 12 और 20 का लासा आप निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 120, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 और 20 से कटती है वह 120 होगी। किसी भी विधि से आप निकाल लेंगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि से, आपको लघुत्तम समापवर्त्य मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, दोनों विधि क्या होती है निकालने की, यह आप समझ गए। अब हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस इस पे आधारित सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। अब दोस्तों प्रश्न में यह कह रहा है कि हमें कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके लिए 3 3 के भी बंडल बनाए जा सके, 3 3 के बंडल बनाए जा सके, 6 6 के बंडल बनाए जा सके, 12 12 कॉपियों के बंडल बनाए जा सके, और 15 15 कॉपियों के बंडल बनाए जा सके। बंडलों की संख्या किसी भी कॉपी में कितनी भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो टोटल कॉपियों की संख्या है, जो इनमें टोटल कॉपियों की संख्या है वह बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपियों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या हो जिसके लिए हम 3 3 के भी बंडल बना सकें, 6 6 के भी बंडल बना सकें, 12 12 के बंडल बना सकें, और 15 15 के भी बंडल बना सकें। तो यह निकालने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यह निकालने के लिए हम लोग 3 6 12 और 15 का लासा लघुत्तम समापवर्त्य ले सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 6 12 और 15 के बंडल बनाए जा सकते हो, ठीक है। तो 3 6 12 और 15 का लासा हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों देखिए हम लोग लासा ले लेते हैं 3 6 12 और 15 का। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2 से संख्याएं कट रही हैं कि नहीं, तो 6 और 12 2 से कट रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 3 देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा है, 3 को इसी प्रकार लिख लेंगे। 6 कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3, और 12 कट जाएगा 2 से, 6 आ जाएगा। 15 नहीं कट रहा है, इसको इसी प्रकार लिख लेंगे। फिर से चेक करेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 6 देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से भाग फिर से दे देंगे। अब 3 जो संख्याएं नहीं कट रही है उसे उसी प्रकार लिख लेंगे, और जो कट रही है 6 उसे उसमें भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। अब देखेंगे 2 से, अब संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं तो अब 3 से चेक करेंगे, 3 से संख्याएं कट रही हैं तो 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। फिर इसके बाद फिर से देखेंगे 3 से संख्याएं अब नहीं कट रही हैं, 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं कट रही हैं, 5 से चेक करेंगे तो 5 से संख्या कट रही है तो 5 से भाग दे देंगे, तो बचेगा 1 1 1 और 1। अब देखिए चारों जगह 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जिन भी संख्याओं से भाग गया है उनका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12 और 12 25 60। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम जो छोटी से छोटी संख्या कॉपियों की चाहिए होगी हमें वह 60 चाहिए होगी, तभी 3 6 12 और 15 के बंडलों में कॉपियां बनाई जा सकती हैं, और उनकी जो संख्या होगी वह बराबर होगी, सभी में 60 होगी, ठीक है। अतः कॉपियों की संख्या 60 होने पर 3 6 12 15 के बंडलों में बराबर बांटी जा सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग संख्याओं का दोस्तों हमने तो देख लिया किस प्रकार लासा हमें लिखना है, लेकिन वेरिएबल्स अगर हमें दिए हुए हैं x y a b c इस प्रकार की संख्याएं अगर दी गई हों तो किस प्रकार से हम लासा लेंगे। देखिए
अगर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर एक वेरिएबल देखिए ए बी सी दिया हो, दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा तीसरा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया हो, इसका लासा अगर हमें ज्ञात करना हो तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए ए बी सी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड में लिखा था, तो ए बी सी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को कितना लिख सकते हैं, ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी। ठीक है। अब दोस्तों लासा जब हमें लिखना होता है अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद, तो हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनका जो अधिकतम घात है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ए बी सी आ रहा है, तो ए आप देखेंगे तो ए की सबसे बड़ी घात आपको क्या मिलेगी, ए की सबसे बड़ी घात आपको दोस्तों इन तीनों में ए के घाते 3 मिलेगी, तो ए के घाते 3 लिख लीजिए। इसी प्रकार बी को आप देखेंगे तो बी के घाते 3 सबसे बड़ी घात, और सी को देखेंगे दोस्तों तो सी की सबसे बड़ी घात सी के घाते 3। तो इन तीनों ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो लासा हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इस प्रकार दोस्तों वेरिएबल्स का भी लघुत्तम समापवर्त एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहां तक आपने पढ़ लिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग मासा देख लेते हैं, महत्तम समापवर्त क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इसके बाद दोस्तों एचसीएफ पे आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कुछ मिले जुले प्रश्न हम लोग देखेंगे जो लासा और मासा दोनों पे आधारित होते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं महत्तम समापवर्त होता क्या है और इसे निकालने की विधियां क्या हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब जैसे हमने दोस्तों लघुत्तम समापवर्त को समझा था, वैसे हमें यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को समझना है। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त में अपवर्त आ रहा था और महत्तम समापवर्त में अपवर्तक आता है, दोनों में अंतर होता है। यह डिफरेंस कई लोग नहीं बता पाते हैं, तो यह डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। और देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या है, महत्तम है, महत्तम मतलब कि सबसे बड़ा, और समापवर्तक में क्या है, समान अपवर्तक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तक समझते हैं, फिर समान अपवर्तक समझेंगे, और यह दोनों समझ गए तो उसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक समझ जाएंगे, मतलब सबसे बड़ा समान अपवर्तक। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक जिसे हिंदी में हम विभाजक या इंग्लिश में डिवीजर कहते हैं, यह क्या होता है, कोई संख्या जो होती है जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोई संख्या मान लेते हैं 18 है, तो 18 की अपवर्तक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 18 किन किन संख्याओं से पूरा विभाजित होता है, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, और 18 खुद से पूरा विभाजित हो जाता है। तो 18 के अगर अपवर्तक हमें लिखने हो दोस्तों, विभाजक डिवीजर लिखने हो, तो 18 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 9 और 18। इसी प्रकार हमें अगर 42 के अपवर्तक लिखने हो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये 42 के अपवर्तक हैं। ठीक, अब दोस्तों अपवर्तक आप समझ गए। अब समापवर्तक क्या हो जाएंगे, समान अपवर्तक। 18 और 42 के अगर हमें समान अपवर्तक समापवर्तक निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए समान अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 दोस्तों दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है। तो यह 4 समान अपवर्तक दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, 1 2 3 और 6। 18 और 42 के समापवर्तक अगर लिखने को कहें, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 18 की भी अपवर्तक है और 42 की भी अपवर्तक है, उसे हम लोग 18 और 42 के समापवर्तक कहेंगे। ठीक है, अब समापवर्तक दोस्तों समझ गए आप। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है सबसे बड़ा समापवर्तक, इसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और अब 18 और 42 का अगर महत्तम समापवर्तक दोस्तों आपसे पूछा जाए तो
इनके समापवर्तक में समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपवर्तक यहाँ पे 6 है। तो इसलिए 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 18 और 42 को ये संख्याएं विभाजित कर रही थी और 18 और 42 को दोनों को ये संख्याएं विभाजित कर रही थी, 1 2 3 6। और फिर इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर रही थी वह 6 थी। तो इसीलिए 6 जो है वह महत्तम समापवर्तक है और इसी को हम लोग कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां क्या हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की दोस्तों भी वही 2 विधियां होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं आपको पता ही है, जो भी संख्याएं जैसे अभी हमने यहाँ पे 18 और 42 का एग्जाम्पल देखा, इसी को हम लोग लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 18 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों आपको निकालना आता ही है। इस प्रकार आप 18 को लिख लेंगे, 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर एक बार 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, और 42 को इसी प्रकार 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मासा क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग मासा लिखना होता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 18 के गुणनखंड में और 42 के गुणनखंड में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मासा में हम लोग 2 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे और कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 18 और 42 दोनों के गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो यहाँ हम मासा में 3 लिख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में, यहाँ पे एक 3 और आ रहा है, फिर यहाँ पे एक ही 3 आया है जो हम ले चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 आ रहा है और 18 में 7 आ नहीं रहा है, तो इसीलिए केवल 2 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो 2 गुणे 3 हम लिख लेंगे और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 मिल जाएगा। मासा कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार दोस्तों जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो, मतलब समान हो, उसे हम लोग मासा में लिख लेते हैं, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरी विधि, भाग विधि में हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। देखिए अगर 3 संख्याएं हमें दी गई हैं 162, 126 और 180, इनका मासा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या को हम लोग ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इन तीनों संख्याओं में कौन सी है? 126। फिर उससे हम लोग भाग देते हैं उससे बड़ी जो संख्या है, तो 126 से 162 में हम भाग देंगे। तो देखिए एक बार जाएगा तो 126 यहाँ लिखेंगे और देखिए शेषफल कितना बच जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ जो शेषफल बचा दोस्तों, इससे हम दोबारा भाग देंगे इससे पहले जो भाजक था उसमें। ठीक है, 126 से भाग जा रहा था इससे पहले, तो 126 में अब हम लोग 36 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 36 से हम लोग भाग दे रहे हैं 126 में। ठीक है, तो 126 में हम लोग भाग देंगे तो 3 बार जाएगा दोस्तों। अब 3 बार जब भाग जाएगा तो 36 त्रिक 108 हो जाएगा। ठीक है, 108। और फिर देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 126 में से 108 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। अब इस 18 से इससे पहले जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो इससे पहले 36 से भाग दे रहे थे, तो अब 18 से 36 में भाग देंगे, 2 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, जिससे कोई शेषफल नहीं बचता है वही हमारा मासा होता है। तो 18 जो हो जाएगा दोस्तों वह 126 और 162 का मासा हो जाएगा। ठीक, अब 126 और 162 का मासा हमें मिल गया और देखिए तीसरी संख्या अभी बची हुई है 180, इससे अभी हमने कुछ नहीं किया है। तो अब जो हमें मासा मिला है 18 और
180 इन दोनों का मासा हम निकाल लेते हैं तो हमें तीनों संख्याओं का मासा प्राप्त हो जाएगा। तो 18 और 180 का मासा निकालेंगे तो देखिए 18 से 180 में भाग देंगे तो देखिए 10 बार में पूरा कट जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए 18 वह संख्या है जिससे जो शेषफल है वह 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मासा जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 126, 162 और 180 का मासा कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 इन तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों भाग विधि से भी हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग मासा पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है 15 व 35 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी मेंशन हो कि आपको इस विधि से निकालना है, इस विधि से सॉल्व करना है, तो आपको उसी विधि से निकालना है, ठीक है। दो ही विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में आपको पता ही है कि संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, और भाग विधि में जिस प्रकार हम भाग देते हैं उसी प्रकार आपको मासा निकाल लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों गुणनखंड विधि से आपको कह रहा है निकालने को, तो 15 और 35 का हमें यहाँ पे निकालना है। तो 15 और 35 का गुणनखंड हम लिख लेते हैं। देखिए 15 को लिखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हमें प्राप्त होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होगा 3 गुणे 5, ठीक है। और 35 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त होगा, 5 गुणे 7, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, और कुछ यहाँ दोनों में कॉमन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, इसीलिए जो मासा हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, ठीक। तो 15 और 35 का जो मासा हमको मिल जाएगा दोस्तों वह 5 मिल जाएगा। अब 5 कौन सी संख्या दोस्तों, आप परिभाषा से समझिए। 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 35 दोनों को डिवाइड कर सकती है, पूरा पूरा काट सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जब आप समझेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है प्रश्न 2a-6 तथा a² - 9 का मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से मासा निकाल सकते हैं। अब देखिए 2a-6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में a-3, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2a की जगह a और -6 की जगह -3, ठीक है। अब देखिए दूसरा है a² - 9। अब a² - 9 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, a² - 3 का स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। a² - 9 को दोस्तों हमने लिख दिया a² - 3 का स्क्वायर, ठीक। अब एक फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा, a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है। a² - b² को हम लोग इतना लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो अब a² - 3 के स्क्वायर को हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3 है यह, ठीक है, a माइनस 3, ठीक। तो यही हमने लिख लिया दोस्तों। अब आप देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है यहाँ पे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों a-3 यहाँ पे भी आ रहा है और a-3 यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा a-3 और यही मासा हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिलता है वही मासा होता है। तो मासा क्या हो जाएगा, a-3, ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों वेरिएबल्स का हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। वेरिएबल्स भी इसी प्रकार दोस्तों सॉल्व हो जाते हैं। मासा किस प्रकार हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए a b c दिया है, a² b² c² दिया है तथा a³ b³ c³ का मासा ज्ञात कीजिए। जैसे हमने लासा में पढ़ा था दोस्तों, इन्हीं तीनों का हमने लासा निकाला था। अब इन्हीं तीनों का हमें मासा निकालना है। तो इन्हीं तीनों का मासा निकालने के लिए इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, ठीक। इस प्रकार लिख लिया। अब उभयनिष्ठ हमें क्या मिल जाएगा, देखिए a इसमें आ रहा है और a इसमें भी आ रहा है, b इसमें आ रहा है, b इसमें भी आ रहा है और c इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों a इंटू बी इंटू सी और मासा जो हो जाएगा वह a इंटू बी इंटू सी, यानी कि ABC
ये हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों का मासा हो जाएगा दोस्तों ABC। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद देखने से पहले दोस्तों हमें यह फॉर्मूला देखना होगा। यह फॉर्मूला दो संख्याओं के लासा और मासा में क्या संबंध होता है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, यह हमें बताता है। दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, अगर दो संख्या x1 और x2 है और इन दोनों संख्याओं का जो मासा है वह h है और लासा जो है वह l है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h इंटू l बराबर x1 इंटू x2। यही होता है दोस्तों संबंध, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दो संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के। ठीक है, तो अब इसी पे आधारित प्रश्न हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, यदि दो व्यंजकों का लासा x स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा मासा z स्क्वायर हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों दो व्यंजकों का लासा और मासा हमको दिया गया है, व्यंजक नहीं दिए गए हैं। कौन से क्या है, किसका लासा इतना है, किसका मासा इतना है, यह हमें नहीं दिया गया है। हमें बस ये कहा गया है कि दो व्यंजक हैं जिनका लासा ये है और मासा ये है, तो उनका गुणनफल आप ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल दोस्तों कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने पढ़ा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उनके मासा और लासा के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लासा दिया गया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और मासा दिया गया है z स्क्वायर। ठीक, अब व्यंजकों का गुणनफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लासा की जगह x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देंगे और मासा की जगह z स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो हमें दोस्तों व्यंजकों का गुणनफल मिल जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, यही हो जाएगा व्यंजकों का गुणनफल। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों एक चीज और बचती है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त चैप्टर में। अगर आपको परिमेय संख्याओं का लासा और मासा निकालना हो तो आप किस प्रकार निकालेंगे। जैसे आपको अगर संख्या दी गई हो दोस्तों 2/3 और 4/5, तो इनका लासा और मासा किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे पूछ ले कि 2/3 और 4/5 का आप लासा बताइए, लघुत्तम समापवर्त बताइए, तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। आप जो परिमेय संख्या का लासा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, अंश का आप लासा ले लीजिए, मतलब 2 और 4 का आप लासा ले लेंगे और अंश में लिख देंगे 2 और 4 के लासा को, और बटे हर का मासा ले लेंगे, मतलब कि 3 और 5 का हम लोग मासा ले करके यहाँ हर में लिख देंगे। जो उत्तर आएगा वही परिमेय संख्या का लासा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार परिमेय संख्या का अगर हमें मासा निकालना है तो अंश, जो अंश में संख्याएं हैं 2 और 4, इनका मासा लेके हम लिख देंगे, और हर में जो संख्या है 3 और 5, इनका लासा लेकर के हम हर में लिख देंगे। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या का मासा हो जाएगा। ठीक, तो यह फॉर्मूला भी दोस्तों आप याद रखिएगा, हो सकता हो एग्जाम में आपसे परिमेय संख्या का लासा और मासा पूछ ले। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लासा और मासा पे आधारित ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो देख लीजिए। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो दोस्तों यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिसे हम 15, 25 और 30 से विभाजित करें और प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बच रहा है। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त की दोस्तों आप परिभाषा याद करिए। लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया था, लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 15, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लें तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो 15, 25 और 30 से विभाजित होती हो। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दोस्तों कौन सी संख्या चाहिए, यहाँ पे
वह संख्या चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो और शेषफल 11 भी बचे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से 15, 25 और 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं और उसमें अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जिससे 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर 11 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित होगी वह होगी 15, 25 और 30 का लासा। तो 15, 25 और 30 का लासा हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। 15, 25 और 30 का लासा किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 15, 25 और 30। 15, 25 और 30। अब देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ 25, यहाँ 15। ठीक, इसके बाद अब 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 25 और यहाँ 5। ठीक, अब इसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 5, फिर 1, एक बार 5 से और डिवाइड होगा तो 1, 1 और 1। अब लासा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 त्रिक 6 और 6 पच्चे 30 और 30 पच्चे कितना हो जाएगा 150, 150। ठीक, तो 15, 25 और 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या हमें मिल गई 150। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि 15 और 25 और 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या और प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे वह होगी 150 धन 11, यानी कि 161। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल जाएगा 161। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 161 में आप 15, 25, 30 किसी से भी डिवीजन करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से मासा पे आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम मासा निकालेंगे। प्रश्न में पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे, मतलब कि हमें यहाँ पे मासा निकालना है। मासा की परिभाषा दोस्तों आप याद करिए, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे हम लोग दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 133 को जब विभाजित किया जा रहा है दोस्तों तो 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या दोस्तों पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी, 133 माइनस 3 यानी कि 130 जो होगा वह पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। इसी प्रकार 78 को जब संख्या विभाजित कर रही है तब भी 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 78 माइनस 3 यानी कि 75 जो है वह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 130 और 75 पूरा पूरा विभाजित हो। तो यह दोस्तों हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, 130 और 75 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें निकालना है तो 130 और 75 का हमें मासा लेना होगा। ठीक है, तो मासा हम ले लेते हैं, भाग विधि से 75 से डिवाइड कर देंगे 130 को, तो देखिए कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 75 और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 12 और यहाँ भी 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेषफल 55 हो गया। अब 55 से भाग दे देते हैं 75 में, तो फिर से एक बार जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 55 और यहाँ बच जाएगा 20। ठीक है, तो फिर से 20 से हम 55 में भाग देते हैं, तो देखिए 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 40 और बच जाएगा 15। अब दोस्तों 15 से हम लोग 20 में भाग दे देते हैं, तो देखिए एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ बच जाएगा 5। फिर 5 से 15 में हम लोग भाग दे देते हैं, तो 3 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों में मासा कितना मिल जाएगा, 130 और 75 का 5। ठीक है,
तो मासा जो हमें मिल गया दोस्तों वह 5 मिल गया। ठीक, मतलब कि दोस्तों 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 130 और 75 को पूरा विभाजित कर देगी, और 133 और 78 को जब 5 विभाजित करेगा तो दोनों ही स्थिति में 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप वह संख्या ज्ञात कर लिए जो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 133 और 78 को विभाजित कर रही है और शेषफल 3 बच रहा है। वह संख्या कौन सी होगी? 5। तो आपको उत्तर मिल गया 5। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का जो पहला चैप्टर है, सभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया। सभी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और जितने प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं सभी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस चैप्टर पे दोस्तों अपने तरफ से आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, और इससे पहले भी दोस्तों मैंने प्रैक्टिस कराया है, आप लोग को बहुत प्रैक्टिस कराया है। इससे पहले भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, वह मैंने पीडीएफ बुक के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया था और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, और अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी जा करके आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। यहाँ से जाकर के जितने भी अभी तक मैंने जो भी बुक के माध्यम से पढ़ाया था आपको पीडीएफ के माध्यम से, वह आप देख सकते हैं। जो राजन सीरीज के सभी प्रश्नों को दोस्तों मैंने करा दिया है वह आप देख सकते हैं, पवन सीरीज देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैंने सॉल्व करा दिए हैं, वह भी आप देख सकते हैं। तो सभी अपनी तैयारी को आप दोस्तों एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस अभी भी अगर कोई डाउट रह गया दोस्तों तो आप बेझिझक पूछिए। मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप सभी में से जो भी जिसको भी दिक्कत आ रही है, जिसको भी मैथ में डर लगता है, उसका पूरा डर खत्म होना चाहिए। सभी प्रशिक्षु भाइयों बहनों का अंक जो है गणित में वह 25 में 25 आना चाहिए। जो भी मुझसे पढ़ के जाए उसका 25 में 25 आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। तो आप सभी बहुत ही मन से पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंक 25 में 25 आएंगे। ठीक है, तो आई बटन में जाकर के दोस्तों आप सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस नोट्स की फ्री पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। वहां पे ज्वाइन बटन होगा नीचे, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इसे थम्स अप नहीं दिया है, तो इसे लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। किन किन प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, यह पूरा चैप्टर सभी का क्लियर हो जाए दोस्तों। जो भी कमजोर प्रशिक्षु भी होंगे उनको भी बहुत अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे समझा दिया है, सभी को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।